नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी हमारे बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए। दोस्तों राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस को लेकर अति महत्वपूर्ण सवालों पर डिस्कस करने वाले जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित न्यू एडिशन 2023 के दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवालों पर डिस्कस करने वाले पिछले एग्जामों में जो सवाल पूछे गए उन्हीं सवालों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों अति इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर से आप सभी के सामने अति महत्वपूर्ण सवालों की श्रेणी में एक सवाल था, उन सवाल को मैंने आज की क्लास में रखा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आया, इसलिए मैंने आज की इस क्लास में इंक्लूड कर लिया। दोस्तों चलिए दोस्तों सवाल देखो। लोकसभा की संप्रभुता को स्पष्ट कीजिए। लोकसभा की संप्रभुता को स्पष्ट करना है दोस्तों, अति इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। लोकसभा की संप्रभुता के बारे में आपको जानना चाहिए दोस्तों। अगर आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लोकसभा की प्रभुता किस प्रकार की होती है, चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। यद्यपि संसद का मुख्य कार्य भारत राज्य क्षेत्र के लिए कानून का निर्माण है। दोस्तों संसद का मुख्य कार्य देखा जाए तो भारत राज्य क्षेत्र के लिए कानून का निर्माण ये संसद के द्वारा किया जाता है। भारत राज्य क्षेत्र के लिए कानून का निर्माण है वो संसद के द्वारा किया जाता है, ये तो इसका प्रमुख कार्य होता है। तथापि इस दृष्टि से इसके कार्यों पर अनेक सीमाएं। दोस्तों इस दृष्टि से देखा जाए तो इसकी कार्यसीमा पर अनेक प्रकार की सीमा है। संघीय प्रणाली तथा संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करने से इसकी शक्तियां सीमित हो गई है। जो निम्न प्रकार इसकी शक्तियां भी सीमित हो गई है। पुनरावलोकन की दृष्टि से देखा जाए, पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करने से, पुनरावलोकन की जैसे ही शक्ति प्रदान की तो इसका जो निर्णय लेने की शक्तियां थी अलग अलग प्रकार की वो भी सीमित हो गई है। जो निम्न प्रकार के किस प्रकार ये शक्तियां सीमित हुई है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है लोकसभा की संप्रभुता के लिए संविधान की सर्वोच्चता और मूल ढांचे की अवधारणा। संविधान की सर्वोच्चता, किस प्रकार का संविधान है, सर्वोच्चता संविधान की और मूल ढांचे की अवधारणा, ये इसका पॉइंट रहेगा पहला कि लोकसभा की प्रभुता को स्पष्ट करते हुए संविधान की सर्वोच्चता तथा मूल ढांचे की अवधारणा पर डिस्कस करते हैं। संविधान की शक्तियों पर सवयव संविधान ही सीमा लगा। दोस्तों संविधान की शक्तियां होती है उस पर सवयव संविधान ही क्या करता है, संविधान की शक्तियों पर सवयव संविधान ही सीमा लगाता है। संविधान की अलग अलग प्रकार की शक्तियां होती है, लेकिन उस शक्तियों पर संविधान के द्वारा ही ये नियंत्रण के लिए सीमा लगाई जाती है। भारत में लिखित संविधान है तथा संविधान को सर्वोच्च स्वीकार किया है। दोस्तों भारत में लिखित संविधान तो है, लेकिन संविधान को सर्वोच्च स्वीकार किया गया, सबसे ऊंचा स्वीकार किया गया, अर्थात सरकार के तीनों अंगों को संविधान के लिखित उपबंधों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। दोस्तों सरकार के तीनों अंग है उसको संविधान के लिखित उपबंध है उसके अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 245 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है। दोस्तों संविधान के अंदर 245 का अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि व्यवस्थापन शक्तियों का उपयोग संसद संविधान के अनुसार करे। दोस्तों व्यवस्थापन शक्तियों का उपयोग है वो संसद संविधान के अनुसार, संविधान में किस प्रकार व्यवस्थापन की शक्तियां है उसका उपयोग करना है, उसके अनुसार ही ये व्यवस्थापन की शक्तियों का उपयोग किया जाएगा। संविधान में लिखा गया, ठीक है, उसके अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय के 1973 के केशवानंद भारती विवाद तथा 1880 में मिनर्वा मिल्स विवाद में संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। दोस्तों संविधान की मूल अवधारणा का प्रतिपादन केशवानंद भारती विवाद और मिनर्वा मिल्स विवाद में संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन है वो किया गया है। इसका आशय यह है कि संसद को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, संसद को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इसको संसद को वो अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित कर दे या फिर नष्ट करे। संविधान का जो मूल ढांचा है, संविधान में जो लिखा गया है उसको परिवर्तित कर दे, ये संसद के अधिकार में नहीं है। न ही उसे नष्ट कर सकती है, न ही उस संसद के जो संविधान का ढांचा है उसमें परिवर्तन ला सकती है। दोस्तों अगर कोई गड़बड़ी दिखे, अगर संविधान में कोई लोचा दिखता है, कमी दिखती है, तो उसमें कमी पूर्ति हो सकती है, लेकिन संविधान में जो लिखा गया है वो फिक्स है,
उसके अनुसार ही चलना संसद की जिम्मेदारी रहती है, न उसे नष्ट कर सकती है और न ही उसमें परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है भारतीय शासन का संघात्मक रूप। दोस्तों भारतीय शासन है उसका संघात्मक रूप, भारतीय शासन का संघात्मक रूप भी संसद की शक्तियों को पर सीमा लगा। दोस्तों संसद की शक्तियों पर सीमा कौन कौन लगाता है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो भारतीय शासन का संघात्मक स्वरूप है वो भी संसद की शक्तियों पर सीमा लगाता है। भारत में कानून बनाने के विषयों को 3 सूचियों में बांटा। दोस्तों भारत में कानून किस प्रकार बनाया जाता है इसको तीनों सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों आपने 11th-12th की कक्षा में अपनी क्लास में पढ़ा होगा कि ये संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस प्रकार की सूचियां होती है, ये नियम बनाने की सूचियां होती है। दोस्तों नियम बनाने के लिए 3 सूचियों से होकर गुजरना पड़ता है, तभी किसी नियम योजना को लागू किया जा सकता है। ठीक है, संसद राज्य सूची पर विशेष परिस्थितियों में कानून बना सकते। दोस्तों संसद है वो राज्य सूची पर विशेष परिस्थितियों में एक बहुत ही विशेष सडनली परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो उस पर यह कानून बना सकती है संसद, और अन्यथा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। दोस्तों राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची होती है उस पर, राज्य सूची के विषय अलग अलग होते हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य विधानमंडलों को प्राप्त होता है। विधानमंडलों को राज्य सूची के विषयों पर जो क्या अधिक कानून बनाते होते हैं तो वो राज्य मंडलों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, विधानमंडलों को। ठीक है, टोपे ने लिखा है, ठीक है, टोपे ने लिखा है भारतीय संसद एक संघीय संविधान के अंतर्गत व्यवस्थापिका सभा। दोस्तों ठीक है, टोपे ने ये लिखा है कि भारतीय संसद एक संघीय संविधान के अंतर्गत व्यवस्थापिका सभा है। ब्रिटिश संसद के सदृश इसकी शक्तियां असीमित नहीं है। दोस्तों ब्रिटिश संसद के संदर्भ में इसकी शक्तियां वो सीमित है नहीं है। दोस्तों अगला पॉइंट है संविधान के संशोधन की सीमित शक्ति है। दोस्तों संविधान में जो लिखा गया है उसमें संशोधन, संविधान में कोई गलती हो गई लिखने में तो वहां पर अगर कमी पेशी है तो उसको पूर्ति करनी है, तो किस प्रकार की सीमित यानी संविधान को कब तक संशोधन की सीमा होती है, इससे अधिक संविधान को संशोधित नहीं किया जा सकता, वो सीमा क्या है वो देखते हैं। भारतीय संसद को संविधान में संशोधन, भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी सीमित है। दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन को, जो संविधान को संशोधित करने के लिए जो शक्तियां होती वो भी सीमित मात्रा की, इससे अधिक संविधान को संशोधित नहीं किया जा सकता। कौन कौन सी है संविधान, जिन धारणाओं का संबंध संघ व्यवस्था तथा केंद्र राज्य संबंधों से। दोस्तों संविधान की जिन धारणाओं का संबंध है वो संघ व्यवस्था तथा केंद्र राज्य संबंधों से है, उसमें संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। दोस्तों आधे, पूरे भारत में आधे राज्य, अब 29 राज्य है तो उन 29 राज्यों में से केवल और केवल आधे राज्य अगर तैयार होंगे कि संविधान में संशोधन करना है तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगर एक राज्य कहता है कि संशोधन करना है संविधान में तो नहीं हो सकता, बहुत सारे राज्यों की जरूरत पड़ती है आधे से अधिक। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला है उच्चतम न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। उच्चतम न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार भी संसद की शक्तियों पर सीमा लगाता है। संसद द्वारा निर्मित कानून को भारत का उच्च न्यायालय संविधान विरुद्ध होने की स्थिति में अवैध घोषित कर सकता है। उसने अपनी इस शक्ति के आधार पर ही संसद द्वारा निर्मित अनेक कानूनों को अवैध घोषित कर दिया है, जैसे बैंक राष्ट्रीय अधिनियम, स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के कुछ अंशों आदि अब न्यायिक संविधानों को अवैध घोषित नहीं कर सकते। दोस्तों अब इस अवस्था में न्यायिक संविधानों को अवैध घोषित है वो नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट है कि जनमत तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या। जनमत तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून, जनमत भी संसद की शक्तियों पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध। दोस्तों जनमत अनेक लोगों का, जन यानी लोग, तो जनमत अलग अनेक लोगों का जो मत है, मत भी संसद की शक्तियों पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध डालता है। दोस्तों अगर संसद कुछ कार्य कर रही है और गलती कर रही है तो अनेक सारे लोग मिलकर उसका विरोध करें तो भी
उस संसद पर सीमा लगा सकता है, उसकी संसद की जो कार्य करने की शक्ति है उस पर भी सीमा लग सकती है। यानी कि पूरे राज्य के जन है, लोग हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं, तो फिर भी हम संसद कार्य क्यों करें? तो संसद के कार्यों में लोग भी बाधा डाल सकते हैं। संसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती जिसे जनता पसंद न करे। संसद है वो ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई योजना नहीं बना सकती जो लोगों जनता है वो पसंद न करे। संसद को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी समुचित सम्मान करना। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसको, उसका भी संसद के द्वारा क्या करना, सम्मान करना पड़ता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को संसद भी मानती है और कार्य करती है। दोस्तों ठीक है, अगला सवाल है अति इंपॉर्टेंट सवाल, 15वां सवाल। दोस्तों चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया को इस पर, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस प्रकार हम संशोधित कर सकते हैं उसके बारे में लिखना। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया को स्पष्ट करना 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के संशोधन को करने की प्रक्रिया भारत के संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। दोस्तों भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके लिए संविधान का कठोर होना बहुत जरूरी। दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था होने के साथ में संविधान का कठोर होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि कठोर संविधान कई बार क्रांतियों तक का कारण बन सकता है। दोस्तों कठोर संविधान होगा तो वो कई बार क्रांति, अनेक प्रकार की क्रांति, अगर धरने की बात करें, धरणों को भी हम क्रांति कह सकते। क्रांति यानी किसी योजना के प्रति अनेक सारे लोगों का संगठन बन जाता है तो वो भी एक क्रांति का कारण बन सकता है। जैसा कि लॉर्ड मैकाले ने कहा कि क्रांति का मुख्य कारण यह है कि राष्ट्र तो आगे बढ़ता रहता है, संविधान अपने स्थान पर यथावत बना रहता है। इसी कारण भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान संशोधन की व्यवस्था की है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 386 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। तो कहाँ पर 386 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार संविधान संशोधन निम्न प्रकार से किया जाए। संविधान का संशोधन किस प्रकार से किया जाता है अब हम पढ़ते हैं कि संविधान का संशोधन में पहला पॉइंट, साधारण विधि द्वारा संविधान संशोधन। दोस्तों साधारण एकदम नॉर्मल विधि के द्वारा, जनरल विधि के द्वारा संविधान में संशोधन करना, ये किस प्रकार विधि है? अनुच्छेद 234 और 169 में मुख्यतः साधारण विधि निर्माण प्रक्रिया द्वारा ही संशोधन करने की व्यवस्था की गई है। संसद की साधारण बहुमत द्वारा पारित होने पर, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने पर किसी विधेयक द्वारा संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन है वो किया जाता है। दोस्तों संविधान के कुछ अनुच्छेद है उसमें गड़बड़ी दिख रही है, कोई लोचा दिख रहा है, तो उसमें संशोधन करने के लिए संविधान के 2, 3, 4 169 में इस संविधान को संशोधित करने के लिए साधारण विधि की प्रक्रिया है वो दी गई है, व्यवस्था की गई है। संविधान के साधारण बहुत, दोस्तों संसद का साधारण बहुत होगा, साधारण बहुमत होगा तो वहां पर संशोधन किया जा सकता है 1-2 अनुच्छेद के अंदर। बाकी ज्यादा अनुच्छेद में अंतर है वो नहीं किया जा सकता, थोड़ा बहुत किया जा सकता है। संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशिष्ट बहुमत होंगे तो उसके द्वारा भी संशोधन किस प्रकार से होगा? मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों जैसे कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए विशिष्ट बहुमत की जरूरत। दोस्तों संविधान में संशोधन करना है तो संसद के विशिष्ट बहुमत होने चाहिए। तो किस प्रकार? मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों जैसे कुछ प्रावधानों के संशोधन के लिए नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार है और इस प्रकार के कुछ प्रावधान है, उसको संशोधन करने के लिए बहुमत की जरूरत होती है। अर्थात इस वर्ग में संविधान की व्यवस्था आती है जिसमें संघीय संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा कुछ विधेयकों पर उसके बहुमत तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मत से अधिक पारित होने तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत होने पर संविधान में संशोधन किया जाए। दोस्तों अगर संविधान में संशोधन करना है और वो भी कैसा संशोधन करना है कि हमारे मौलिक अधिकार, आपने सुना होगा कि हमारे मौलिक अधिकार कितने होता है, हमारे नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों में अगर संशोधन करना है तो विशिष्ट बहुमत की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे विशिष्ट बहुमत की जरूरत पड़ती है। अर्थात
इस वर्ग में संविधान की वे व्यवस्थाएं आती है। इस मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक में परिवर्तन करना है तो इसमें वे व्यवस्था आती है जिसमें संघीय संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों, संसद के विशिष्ट बहुमत के द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। संसद के दोनों सदन द्वारा कुछ विधेयकों पर उसके बहुमत तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की दो तिहाई मतों से अधिक पारित होने पर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत होने पर संविधान में संशोधन। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत होगा और तब ही जाके संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पहले तो बहुमत होना चाहिए, ठीक है। बहुमत के बाद में राष्ट्रपति अनुमति देगा और राष्ट्रपति अनुमति देगा तो ही संविधान में संशोधन होगा, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, चलिए ये देखिए, संसद के विशिष्ट बहुमत तथा राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन। दोस्तों, संसद के विशिष्ट बहुमत पहला बात है और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन, ठीक है। राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन किस प्रकार से हो सकता है? संविधान के अनुच्छेद 54, 55 और 73, 162, 241 और 368 आदि संशोधन के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से कम आधे विधानमंडल से स्वीकृत होने पर संशोधन होगा। दोस्तों, संसद के तो विशिष्ट बहुमत होने चाहिए और साथ ही साथ विधानमंडलों के भी बहुमत होने चाहिए, तब जाके हो सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद याद कर लीजिए, 54, 55, 73, 162, 241, 368 आदि में संशोधन के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत तथा राज्य के कुल विधानमंडल में कम से कम आधे विधानमंडल की स्वीकृति होगी। आधे, पूरे तो नहीं, लेकिन आधे विधानमंडल की अगर स्वीकृति होगी और साथ ही साथ बहुमत होगा, किसका? विशिष्ट बहुमत होगा राज्यों में, तो संविधान में संशोधन है वो किया जा सकता है। दोस्तों, अगला किस प्रकार किया जा सकता है? संविधान में संशोधन करने की विधियां हम किस प्रकार, किस अनुच्छेद में, किस तरीके से हम संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको बार बार याद दिलाता रहता हूँ। क्या है कि अगर आपके पास में सीरीज है तो आपको याद होता रहता है, लेकिन आपके पास अब उत्तर आंसर अब प्रश्न तो पीछे छूट गया, हम पढ़ते पढ़ते नीचे आ रहे हैं, तो आपको प्रश्न बार बार दिमाग में रिपीट होना चाहिए। हम पढ़ के आ रहे हैं, ये बात है। अब पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, पर क्या पढ़ रहे हैं वो पता नहीं। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि संविधान को संशोधन करने की अलग अलग विधियां हैं, उसके बारे में। अब संविधान का संशोधन से रहित भाग कौन सा है, यानी कि संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। केस वादन के बाद में उच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान के आधारिक लक्षणों या संविधान की मूल आत्मा जैसे संसदात्मकता, न्यायिक पुनरावलोकन, भारत की प्रभुता, अखंडता आदि से संबंधित अनुच्छेदों में परिवर्तन नहीं कर सकता। दोस्तों, देखिए कि भारत के संविधान में कौन कौन से ऐसे भाग है जिसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, जिसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता। देख लीजिए, ये देखो, संविधान की मूल आत्मा, ठीक है। संविधान की मूल आत्मा में परिवर्तन जैसे कि संघात्मक, संसदात्मक और न्यायिक पुनरावलोकन, भारत की प्रभुता, अखंडता आदि से संबंधित अनुच्छेदों में परिवर्तन नहीं कर सकती। इस प्रकार संविधान का आधारभूत विशेषताओं से युक्त भाग संसद की संशोधन शक्ति से बाहर है। यदि संसद इन आधारभूत विशेषताओं में कोई संशोधन करेगी, अगर इस आधारभूत विशेषताओं में अगर फेरबदल करेगी तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर दे। दोस्तों, न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर लेगी अगर इसमें परिवर्तन करने का तो मना बोल दिया गया है, लेकिन अगर परिवर्तन कर लिया गया तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर लेगी, ठीक है। एक बार पुनः देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, भारत की संविधान में संशोधन करना है तो किस प्रकार की प्रक्रिया, उस पर 2015 में पूछा गया। दोस्तों, पॉइंट लिखना है। पॉइंट आपको वापस रिपीट कर लेता हूँ कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया, पहला पॉइंट है इसमें साधारण विधि द्वारा संविधान संशोधन। दोस्तों, साधारण विधि के द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत किया जा सकता है। वो कहाँ पर दिया गया है? संशोधन अनुच्छेद 2, 3, 4 और 169 में ये विधि है वो दी गई है, ठीक है। और इसमें पहले तो क्या होना कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित होने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है। दोस्तों, संसद के
लोग होते हैं उस लोगों के द्वारा साधारण बहुत न तो ज़्यादा और न कम एक साधारण बहुमत मिल जाता है वोटों का कि संविधान में परिवर्तन करो, तो राष्ट्रपति वो स्वीकृति दे देता है। ठीक है। और अगला विधि है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा भी, संसद के जो विशिष्ट बहुमत होते हैं उसके द्वारा भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। वो भी किसमें? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अगर परिवर्तन करना है तो पहले तो संसद के विशिष्ट बहुमत हो गए उसको लेना पड़ेगा और बाद में राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी, फिर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। अगला है संसद के विशिष्ट बहुमत तथा राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन पर। संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन के अनुसार भी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अगला है संविधान का संशोधन से रहित भाग कौन सा है? संविधान का संशोधन से रहित भाग कौन सा? संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता? दोस्तों देखिए, संविधान की मूल आत्मा संघात्मक, संसदात्मक, न्यायिक पुनरावलोकन, भारत की प्रभुता, अखंडता से संबंधित अनुच्छेदों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर इसमें किसी ने परिवर्तन किया तो भी न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर लेगी, यानी कि ये कोई काम का नहीं है, आप ये संविधान में फिक्स से रहेंगे। यदि परिवर्तन किए गए हैं तो वो अवैध है, कोई काम के नहीं है, नहीं माने जाएंगे इस प्रकार। तो दोस्तों अगली क्लास अगले वीडियो में रहेगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए मैं आपकी अगली क्लासों का आयोजन करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।